हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम अपने पुराने टॉपिक को ही क्या रखेंगे, कंटिन्यू रखेंगे। जो हमने लिया था क्लास 8 था, सब्जेक्ट था सोशल साइंस सिविक्स, और इसमें हमारा जो चैप्टर नंबर था वो था चैप्टर नंबर 4 अंडरस्टैंडिंग लॉज। इसमें हम लॉज मीन्स कानून के बारे में पढ़ रहे थे। इसका कुछ पार्ट हमने पढ़ा था। जो आज का पार्ट हमने पढ़ रहे हैं, कल हमने पढ़ा था कि जो बरतानिया की हुकूमत थी उसने हिंदुस्तान में ऐसे कानून, आर्बिट्रेरी कानून पास किए, यानी कि मनमाने कानून पास किए, जिससे लोगों को ज़बरदस्ती मनाया जाने लगा। ज़बरदस्ती उनको ओबे करना था, लोगों पर जो कानून थोपे गए, जैसे कि सेडिटेशन एक्ट 1870 था या रॉयल एक्ट था जो कि 10 मार्च 1919 में था। तो इससे एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, और प्रोटेस्ट की वजह ये थी कि इस कानून को ना मानने वालों को, जैसे कि डॉक्टर सत्यपाल था और सैफुद्दीन किचलू था, वर अरेस्ट। उनको अरेस्ट इसलिए किया गया था क्योंकि उन्होंने सबसे पहले प्रोटेस्ट किया था इस कानून के खिलाफ। अब जो लोग हिंदुस्तान के उनके हक में थे, उन्होंने पंजाब में एक जगह मीटिंग हुई जलियांवाला बाग में, वहाँ पर उनके लिए वो प्रोटेस्ट कर रहे थे और प्रोटेस्ट कर रहे थे कि उसी वक्त जनरल डायर उस जलियांवाला बाग के अंदर फोर्स से लेकर एंटर हुआ और लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग की, और बहुत सारे लोग वहाँ पर मारे गए थे। अब इंडियन नेशन बिगन प्रोटेस्टिंग एंड क्रिटिसाइजिंग दिस आर्बिट्रेरी यूज अथॉरिटी ऑफ द ब्रिटिश। जैसे ये कांड हुआ तो जो इंडियन नेशन, भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाई थी, उन्होंने अंग्रेज़ों के इस रवैये का, जो मनमाना रवैया था कानून चलाने का, लॉज का, उस पर क्या किया, उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू किया और उनकी आलोचना करनी शुरू कर दी। दे आल्सो बिगिन फाइटिंग फॉर ग्रेटर इक्वालिटी। सब किसके लिए लड़ने लगे? ग्रेटर इक्वालिटी, कि सबको बराबर का हक मिले। एंड वांटेड टू चेंज द आइडिया ऑफ लॉ फ्रॉम ए सेट ऑफ रूल दे वर फोर्स्ड टू ओबे। अब वो उन रूल्स को नहीं मानना चाहते थे जो उनको ज़बरदस्ती मानने पड़ते थे, उनको चेंज करवाना वो चाहते थे। बाय द एंड ऑफ द 19th century, द इंडियन लीगल प्रोफेशन आल्सो बिगन इमर्जिंग एंड डिमांडेड रिस्पेक्ट इन कॉलोनियल कोर्ट। 19वीं सदी के आखिर तक, जो 19वीं सदी थी उसके आखिर तक भारत में भी कानूनी पेशा क्या हो लगा था, उभरने लगा था, बाहर आने लगा था। दे बिगन टू यूज लॉ टू डिफेंड द लीगल राइट ऑफ द इंडियन। अब जो हिंदुस्तान में भी वकील, कानून पढ़ने लगे लोग, उनने शुरू क्या कर दिया, उनने क्या शुरू किया, लोगों के, हिंदुस्तानियों के राइट्स को बचाना शुरू कर दिया। इंडियन जज आल्सो बिगन टू प्ले ए ग्रेटर रोल इन मेकिंग डिसीजन। अब जो हिंदुस्तान से जज निकल कर आए, उन्होंने भी इसमें अपना अच्छा खासा रोल अदा किया। देयर वर सेवरल वेज इन विच इंडियन प्लेड ए मेजर रोल इन द एवोल्यूशन ऑफ द रूल। इसी तरह बहुत सारे देयर वर सेवरल वेज, मतलब सारे तरीके थे जिससे हिंदुस्तान में इन रूल्स को बदलने के लिए क्या किया, अपना रोल अदा किया था। तो ये थी एंशिएंट हिंदुस्तान की बात, जो मैंने कहा था एंशिएंट हिंदुस्तान में जो हिंदुस्तान में किस तरह का रूल्स था। लेकिन आज का हम जो पढ़ रहे हैं कि कानून कैसे बनाया जाता है, तो अब हम उसी पॉइंट पर आते हैं। विद द अडाप्टेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन हिंदुस्तान में आ गया नया, दिस डॉक्यूमेंट सर्व्ड एज ए फाउंडेशन ऑफ रिजर्वेशन मेकिंग लॉज फॉर कंट्री। जैसे कानून बन गया तो इस कानून के दायरे में जो रिप्रेजेंटेटिव हम चुनकर भेजते हैं, उन्होंने क्या करना कर दिया, कानून बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि आइन में लिखा था कि कानून रिप्रेजेंटेटिव ही बनाएंगे पार्लियामेंट में बैठकर। एवरी ईयर और रिप्रेजेंटेटिव पास सेवरल न्यू लॉज एज वेल एज एग्जिस्टिंग वन। तो क्या कहता है कि एवरी ईयर, हर साल, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो हम नुमाइंदे चुनते हैं, वो क्या करते हैं, नए नए कानून बनाते हैं, और जो पुराने होते हैं उनको क्या करते हैं, अमेंडमेंट करते हैं, उसमें थोड़ी बदलाव करते हैं। तो इन क्लास 6 बुक यू वे रीड द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट। पिछले हमने पढ़ा था कि 2000 एक्ट, जो एक्ट 2005 था, जैसे कि हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट, उसमें बदलाव हुआ था अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। अब ये जो एक्ट था हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट जो 2005 में हुआ था, इस लॉ के मुताबिक सन, डॉटर एंड देयर मदर कैन गेट इक्वल शेयर ऑफ फैमिली प्रॉपर्टी। इसमें कहा गया था कि चाहे बेटा हो, बेटी हो या मदर, उन सबको घर में बराबर का हक मिलेगा, प्रॉपर्टी का, संपत्ति का बराबर का हक होगा। सिमिलरली न्यू लॉज कैन हैव बीन एनेक्टेड टू कंट्रोल पॉपुलेशन
पोल्यूशन एंड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। इसी तरह कुछ और भी कानून बनते हैं, जैसे कि पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जाए या कैसे लोगों को रोज़गार मुहैया करवाया जाए। हाउ डू पीपल कम टू थिंक एंड प्रपोज दैट ए न्यू लॉ इज नेसेसरी। You will read in more in this in the next session। तो कहने का मतलब है कि जो कानून हैं ये किसके द्वारा बनाए जाते हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा, और कहाँ पर ये बनाए जाते हैं, पार्लियामेंट के अंदर। तो अब हम जहाँ पढ़ रहे थे, हाउ डू पीपल थिंक टू द प्रपोज एंड द नेसेसरी लॉ इज नेसेसरी। लोग इस निर्णय पर कैसे पहुँचते हैं कि एक नया कानून जरूरी है, वे कानून का प्रस्ताव किस तरह पेश करते हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे, या नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे। आगे हम पढ़ेंगे हाउ डू न्यू लॉज कम अबाउट। नए कानून किस तरह बनते हैं, कि नए कानून किस तरह बनते हैं। द पार्लियामेंट हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेकिंग लॉ। ये तो आप जानते हैं कि नए कानून कौन बनाता है, पार्लियामेंट बनाता है। इसमें अपना रोल पार्लियामेंट अदा करता है, जिसको हम संसद कहते हैं। There are many ways through which this takes place and is often different group in society that raise the need for a particular law। जहाँ पर बहुत सारे तरीके, different ways, different which takes place, जिससे which takes place it। अब कानून बनने के लिए बहुत सारे वेज होते हैं, एंड इज ऑफन डिफरेंट ग्रुप, बहुत सारे ग्रुप होते हैं जो अपनी मांग उठाते हैं लोगों की भले के लिए, पर्टिकुलर लॉ बनाने के लिए, कोई विशेषकर लॉ बनाने के लिए, क्योंकि लोगों में, समाज के अंदर उनको लगता है कि ऐसा कानून बनना चाहिए। तो इसके बहुत सारे बेस भी हैं, और दूसरा डिफरेंट ग्रुप इसमें अपना रोल अदा करते हैं। एंड इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ द पार्लियामेंट इज टू सेंसिटिव टू द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द पीपल। और सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो पार्लियामेंट का है, वो लोगों की भावनाओं को समझता है, वो देखता है कि लोग किस तरह की प्रॉब्लम्स को क्या कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, लोगों के आगे कौन सी दुश्वारियाँ आ रही हैं, उसके मुताबिक वो कानून बनाते हैं। लेट अस रीड द फॉलोइंग स्टोरी टू द अंडरस्टैंड हाउ इशू ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। हम एक स्टोरी पढ़ेंगे जिसमें पता चलेगा कि घरेलू जो हिंसा है, घरेलू जो क्या कहते हैं, फसाद है, वो किस तरह का होता है। बिगिन टू ब्रॉड नेशनल पार्लियामेंट एंड प्रोसेस अडॉप्ट द इशू टू बिकेम लॉ। कि एक घरेलू हिंसा का केस जो पार्लियामेंट के सामने आता है, पार्लियामेंट ने जब उसको देखा कि घरेलू हिंसा किस तरह की है, उस पर कानून बनाने के लिए उसने क्या किया था। Domestic violence refers to the injury or harm or threat of injury or harm caused by an male adult, usually the husband, against the wife, injury and caused by the physical woman or emotionally abusing her। Domestic violence जो घर का फसाद है, घर की झगड़ा है, घरेलू झगड़ा, उसमें क्या होता है, इंजरी से हमारा मतलब होता है दुर्घटना से। इंजरी मीन्स चोट पहुंचाना किसी को यहाँ पर दिखाया गया है कि जो एक औरत है घर में, वाइफ अपने हस्बैंड के द्वारा किस तरह सताई जाती है, चाहे वो उसको मारता है, चाहे वो उसको इमोशनली अब्यूज़ करता है। इमोशनली अब्यूज़ मीन उसको गाली गलौज करता है, या फिर वो वर्बली उसको गालियाँ निकालता है, या सेक्सुअली उसको क्या करता है, गाली गलौज करता है, सेक्सुअली उसको हरास करता है, या इकोनॉमिक तौर पर आर्थिक पैसे की वजह से भी उसको क्या करता है, तंग करता है। तो ये एक डोमेस्टिक वायलेंस है कि जो एक औरत के साथ होता है, उसका पति उसके साथ करता है, उसको मारता है, पीटता है, उसको चोट पहुंचाता है, किसी तरह उसके साथ गाली गलौज करता है। तो चाहे वो पैसे के मतलब चाहे दहेज प्रथा हो गया, इसमें वो आता है। द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 स्टैंड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म डोमेस्टिक टू इंक्लूड द वुमेन हु लाइव एंड लिव्ड टुगेदर इन द शेयर्ड इन द हाउसहोल्ड विद द मेल मेंबर इज प्रिवेंटिंग। अब जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है 2005 का, वो लोगों को ये समझाता है, वो कानून ये औरतों को ये प्रोटेक्शन देता है कि औरत अब घरेलू हिंसा में, अगर उसके साथ कोई घरेलू हिंसा होती है, तो कानून उसको क्या दिलाएगा, न्याय दिलाएगा, और औरत का बराबर का हक है अपने घर में। नेक्स्ट, ये जो स्टोरी हमें दिखाई गई है, इसमें दिखाया गया है कि एक औरत को उसके घर में कैसे सताया जाता है, वो कैसे उसका पति उसको मारता है, पीटता है, कैसे उसके साथ बुरा व्यवहार करता है कि आप दहेज लाकर नहीं आए हो, या उसको घर में गाली गलौज करता रहता है। दूसरी एक स्टोरी और बताई गई है कि कैसे एक माँ
اپنی شکایت لے کر آتی ہے، وہ شکایت یہ بتاتی ہے کہ اس کی بہو اور بیٹا اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے ہیں، وہ اس کو بینک سے پیسے نکالنے نہیں دیتے ہیں، وہ اس کے ساتھ ہمیشہ مار پیٹ کرتے رہتے ہیں، وہ چاہتی ہے کہ وہ گھر سے نکلنا نہیں چاہتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ اس پر کوئی قانون بنے، گھر بوش ہونا نہیں چاہتی ہے، اور نہ ہی وہ چاہتی ہے کہ اس کو کہیں اور رہنا پڑے، وہ چاہتی ہے کہ وہ اپنے پریوار میں رہے اور سکھ شانتی رہے، اس کو مار پیٹ نہ ہو۔ تو دونوں عورتوں کا مسئلہ اس میں دکھایا گیا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ دو عورتیں اخبار پڑھتی ہیں، اور اس اخبار میں وہ پڑھتی ہیں کہ کیسے ایک نیا قانون بنا ہے کہ جو عورتوں کے پروٹیکشن کے لیے ہے، اب عورتوں کو برابر کا حق ہے گھر میں رہنے کا، اس کو برابر کا حق ہے پتی کے شیئر کا، یعنی کہ ہاؤس ہولڈر میں اس کو برابر کا حق ملے گا، شیئر ملے گا، اور کوئی بھی ماں ہے چاہے بوڑھی عورت ہے، اس کا بیٹا اس کو گھر سے باہر نہیں نکال سکتا، اس کو پورا حق ہے اس سے کیا لینے کا، خرچہ لینے کا یا گھر میں بیٹھنے کا سکھ شانتی سے۔ تو یہ قانون دکھایا گیا ہے، اگر کوئی بیٹا یا کوئی پتی اس عورت کے ساتھ کیا کرتا ہے، غلط کرتا ہے، تو اس کے خلاف کارروائی ہوتی ہے۔ تو ان ایگزامپل سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے، اور لوگ اس میں دکھایا گیا ہے کہ لوگ کیسے پروٹیسٹ کرتے ہیں کہ عورتوں کو جس طرح ستایا جا رہا ہے تو ان کے حق میں کوئی قانون بنے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قانون غلط ہے اور کچھ کہتے ہیں یہ قانون ٹھیک ہے۔ ایز دا ابو ایگزامپل، اب میں نے ابھی آپ کو ایگزامپل بتائی، دا رول آف سٹیزن از کروشل ان ہیلپنگ پارلیمنٹ فریم ڈفرنٹ کنسرن دا پیپل ہیو انٹو لا۔ کہتا ہے اس ایگزامپل سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو ناگرک ہیں ان کا رول سب سے بڑا ہے، وہ پارلیمنٹ کی مدد کرتا ہے کہ لوگوں کی سمسیا کو سن کر اس پر کوئی قانون بنایا جا سکے۔ From establishing the need of a new laws is being passed every stage of the process of the violence of citizen is crucial element۔ کہتا ہے کوئی بھی قانون بنانے کے لیے لوگوں کی ضرورت کو دیکھا جاتا ہے، سب سے پہلے ایٹ ایوری اسٹیج اس کا پروسیس کیا جاتا ہے، جانا جاتا ہے کہ اب جتنی بھی سٹیج ہیں قانون تب ہی بنتا ہے جب لوگوں کی رائے پتہ چلتی ہے کہ لوگ اس پر اپنا پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ ایسا قانون بننا چاہیے۔ تو سٹیزن رول جب وائس آف سٹیزن از ویری کروشل ایلیمنٹ، جو لوگوں کی آواز ہے اس میں اپنا اہم بھومکا نبھاتی ہے، اور وہ قانون کی مدد کرتی ہے، پارلیمنٹ کی مدد کرتی ہے قانون بنانے میں۔ اب لوگوں کی آواز کیسے پہنچتی ہے، ان پر ان کے نمائندے پہنچاتے ہیں۔ دوسرا، دس وائس کین ہرڈ تھرو ٹی وی رپورٹس، نیوز چینل، ایڈیٹوریل، ریڈیو براڈ کاسٹ، لوکل میٹنگ۔ اب لوگوں کی آواز پارلیمنٹ تک کیسے پہنچتی ہے، وہ ان کے نمائندوں کے دوارا بھی پہنچتی ہے، ٹی وی رپورٹس کے دوارا پہنچتی ہے، اخبار کے دوارا پہنچتی ہے، ریڈیو کے دوارا پہنچتی ہے، لوکل میٹنگ، آل آف وچ ہیلپ ان میکنگ دا ورک فار پارلیمنٹ۔ اور جتنی بھی یہ سویدھا جنک چیزیں ہیں جیسے نیوز پیپر ہیں جو لوگوں کی آواز پہنچاتا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے، پارلیمنٹ کو ایک مدد ملتی ہے، ڈز مور اسیسیبل ٹرانسمیٹر ٹو دا پیپل۔ اس سے وہ لوگوں کی بھاونا کو سمجھتا ہے، لوگوں کے پاس وہ پہنچتا ہے اور ان کے حق میں قانون بناتا ہے، جس سے ہم سب لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج کے لیے بس اتنا ہے، نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس کے آگے پڑھیں گے، تب تک کے لیے دھنیہ واد۔